हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। अब पिछले वीडियो में हमने जो है कि जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन की जनरल साइंस की बुक है, उसके थ्रू हमने जो है कि अपने शॉर्ट नोट्स के थ्रू हमने बायोलॉजी का सेक्शन, केमिस्ट्री का सेक्शन और साथ ही साथ में फिजिक्स का सेक्शन को कंप्लीट कर लिया था। साथ ही साथ में हमने अपने चैनल पे जो कि जो भी हमारे 17 बीपीएससी के पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, जैसे कि 1800 एमसीक्यू है, इम्तिहान आईएएस का, साथ ही साथ में ई दृष्टि की पत्रिका हो गई। उसके साथ ही साथ में हमने जो है कि इडुतेरिया की जो पत्रिका है, जो बिहार करंट अफेयर पे आधारित है, और उसके बाद से जो कि 800 एमसीक्यू जो हमारा मेक आईएएस का था, इन सभी चीज़ों को मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। आप ये सभी के सभी वीडियोस आप हमारे जाकर चैनल के प्लेलिस्ट में डिफरेंट सब्जेक्ट के सेक्शन से जाकर देख सकते हो, ठीक है। अब इस वीडियो में जो है कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। ये क्या, हमारा पॉलिटी का जो कि हमने लूसेंट जो है कि एज ए शॉर्ट नोट्स बनाया था। लूसेंट की बुक से हमने पॉलिटी सेक्शन का शॉर्ट नोट्स बनाया था। इसी चीज को मैं जो है कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है। इसमें जो फर्स्ट वन है हमारा, इसको देख लेते हैं। जो फर्स्ट है कि एरिस्टोल को क्या है, फादर ऑफ द पॉलिटिक्स इन वेस्ट, ठीक है। वेस्ट में फादर ऑफ पॉलिटिक्स के नाम से किसको जानते हैं हम? एरिस्टोल को जानते हैं, अरस्तु को जानते हैं। मनु को क्या जानते हैं? जो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया के क्या पहले पॉलिटिकल थिंकर क्या थे? हमारे मनु थे। उसके बाद से नेक्स्ट वन क्या, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पीपुल ऑफ द लोकसभा। जो हमारी काउंटिल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है ना, किसके प्रति उत्तरदायी होती है? हमारी लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है कि सम इन स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। सेम प्रोसीजर में क्या होता है, जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जो स्टेट में होते हैं, क्या हमारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नोट किया है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैज क्या क्या था हमारा? 395 आर्टिकल थे ओरिजिनली। इसमें जो है कि 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे इसके। जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जब बन के तैयार हुआ था, उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे। 8 जो है कि टोटल शेड्यूल्स थे, और साथ ही साथ में कितने उसके 22 पार्ट्स थे। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है इंपॉर्टेंट? एट दिस टाइम पीएम क्या थे हमारे? ब्रिटिश के पीएम कौन थे हमारे? लॉर्ड नॉर्थ जो है कि 1773 का जो हमारा एक्ट आया था, ठीक है। 1773 का जो एक्ट आया था, इस समय ब्रिटिश के जो है कि पीएम कौन थे हमारे? लॉर्ड नॉर्थ जो है कि पीएम थे। साथ ही में क्या था? ईआईसी पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री। जो 1773 का एक्ट था, इसके अंदर क्या किया गया कि जो हमारा ईआईसी था, ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको जो है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर रख दिया गया। साथ ही साथ में वारिंग एसटी को क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल के तौर पे जो है कि अपॉइंट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया कहाँ पे? कलकत्ता में 1774 में। और इसके जो पहले जो है कि चीफ जस्टिस कौन थे हमारे? ये थे सर एलिजा एलिजा इम्पे, ठीक है। सर एलिजा इम्पे जो है कि हमारे फर्स्ट चीफ जस्टिस थे किसके? जो सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था 1774 में, अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूँ ना, इसमें से कुछ चीजें क्या होती है ना, आपको लक्ष्मीकांत की बुक में नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इन चीजों को यहाँ पे नोट किया है। जैसे कि मानिए, जो 1773 का एक्ट आया था, उस समय जो है कि ब्रिटिश के पीएम कौन थे? जैसे लॉर्ड नॉर्थ यहाँ पे दिया हुआ है लूसेंट में। लेकिन ये चीजें आपको लक्ष्मीकांत में नहीं मिलेगी। ऑलरेडी मैंने पॉलिटी का सेक्शन अपने चैनल पे कंप्लीट करवा रखा है, लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स भी। लेकिन मैंने सोचा कि इसको भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था कलकत्ता में 1774 में, अंडर 1773 के एक्ट में, इसका जो चीफ जस्टिस कौन थे हमारे? सर एलिजा इम्पे जो कि इसके चीफ जस्टिस थे। नाउ नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट एक्ट था क्या था हमारा? पिट्स इंडिया एक्ट देख लेते हैं, जो 1784 में आया था। इसके बाद से सॉरी, इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं जानने के लिए। इसमें क्या है कि चार्टर एक्ट ऑफ 1793 को देख लेते हैं। इसमें क्या था? सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फ्रॉम द इंडिया रेवेन्यू। इसमें एक डिसीजन लिया गया कि जो भी हमारे सैलरीज वगैरह होंगे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिया जाता है का, जो कि इंडियन रेवेन्यू के थ्रू दिया जाएगा। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1830 को देख लेते हैं। 1813 को देख लेते हैं। क्या है? ट्रेड मोनोपोली ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी विल बी एंडेड एक्सेप्ट टी एंड कॉफी। मतलब टी और कॉफी में जो है कि इनका एक अधिकार था ट्रेड के मामले में, लेकिन बाकी जो भी सब्जेक्ट थे उनमें क्या था? इनका जो मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको जो है खत्म कर दिया गया। तो यहाँ पे ये चीजों को देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है कि पूरी तरीके से जो ट्रेड में मोनोपोली था ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको खत्म नहीं कर दिया किया गया। इसमें टी और कॉफी पे जो है कि अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था। साथ ही में क्या था हमारा? ग्रेटर कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कंट्रोल को उसके ऊपर बढ़ा दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। और साथ ही साथ में क्या किया गया? क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू सेपरेट देयर रिलीजन इन इंडिया।
जो क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया कि ये जो कि इंडिया में आके अपने रिलीजन को सेपरेट कर सकते हैं, किस एक्ट के अंदर था? 1813 के एक्ट के अंदर था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को देख लेते हैं कि 1833 का जो एक्ट था इसमें क्या क्या प्रोविजन थे। इसमें क्या एस्टेब्लिश किया गया? एस्टेब्लिश किया गया लॉ कमीशन को, ठीक है। 1835 में जो है कि लॉ कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया 1833 के चार्टर एक्ट के अंदर में, जिसके जो है कि क्या थे इसके इसके चेयरमैन क्या थे? हमारे लॉर्ड मैकाले थे, और साथ ही साथ में क्या थे इसके मेंबर? सर जेम्स स्टीफन जो है कि इसके मेंबर थे। जो ठीक है, इन दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर के तौर पे जो है कि दो लोगों को लॉ कमीशन के अंदर अपॉइंट किया गया। पहले मेंबर का नाम क्या था? लॉर्ड मैकाले, जो कि चेयरमैन थे। साथ ही साथ में सर जेम्स स्टीफन क्या थे उसके? एज ए लॉ मेंबर के तौर पे जो है कि इनको अपॉइंट किया गया था। ठीक है, दोनों चीजों को आपको याद रखना है कि कौन कौन से लोग थे इसमें। इसके सिस्टम इसके साथ ही क्या था? 1833 का जो एक्ट आया था इसमें आया था स्लेवरी सिस्टम को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल, एंड इसको क्या कि एबोलाइज कर दिया गया 1843 में, जो है कि इसको फाइनली एबोलाइज कर दिया गया। इसमें क्या था कि फर्स्ट टाइम गवर्नर जनरल नॉन एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नर जनरल का जो पोस्ट था आज तक, उसको जो है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा इस एक्ट के बाद से। और उसमें साथ ही साथ में इसमें क्या प्रोविजन था इसमें? एंड हिज काउंसिल हैज द एज द इंडियन काउंसिल, मतलब जो उनकी काउंसिल थी उनको जो है कि इंडियन काउंसिल के नाम से संबोधित किया जाने लगा। ठीक है, मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ कि जो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था, इसके अंदर जो है कि लॉ कमीशन को जो है कि एस्टेब्लिश किया गया 1835 में। इसके चेयरमैन कौन थे हमारे? इसके चेयरमैन का नाम था लॉर्ड मैकाले, और साथ ही साथ में सर जेम्स स्टीफन क्या थे इसके लॉ मेंबर के तौर पे अपॉइंट किए गए। इसके बाद से जो है कि इसमें क्या-क्या और प्रोविजन थे कि स्लेवरी का जो सिस्टम था इंडिया में जो चला आ रहा था, इस स्लेवरी सिस्टम को क्या कर दिया गया? इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ में जो 8043 था, ठीक है, 8043 डेट इंपॉर्टेंट रख, ठीक है। आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या डेट इंपॉर्टेंट है कि 8043 में जो है कि इसको क्या एज ए इलीगल जो कि इसको एबलाइज कर दिया गया, किसको? हमारे जो है कि स्लेवरी को। और फर्स्ट टाइम इसमें क्या बोला गया कि गवर्नर जनरल को क्या एज ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे उनको संबोधित किया गया। और जो काउंसिल थी गवर्नर की उसको क्या द इंडियन काउंसिल के नाम से जाना जाने लगा। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक्ट देख लेते हैं, हमारा क्या है? चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को देख लेते हैं। इसमें क्या था? लॉर्ड डलहौजी जो कि गवर्नर थे एट दिस टाइम जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आया। इसमें क्या किया गया कि सेपरेट गवर्नर फ्रॉम फॉर बंगाल वाज मतलब जो हमारा बंगाल था ना उसके लिए जो एक सेपरेट गवर्नर को अपॉइंट किया गया किस एक्ट के अंदर में? 1853 का जो एक्ट था इसके अंदर में। साथ ही में इसमें क्या प्रोविजन थे कि रिक्रूटमेंट ऑफ द कंपनी एम्प्लॉयज डन थ्रू द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अब तक जो अपॉइंटमेंट जो है कि बस ऐसे हो जाया करते थे। इसमें क्या किया गया कि जो भी रिक्रूटमेंट होगा कंपनी के एज एम्प्लॉय के लिए, इसमें क्या होगा? एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होगा, और जिसके थ्रू क्या होगा हमारा जो भी एम्प्लॉय वगैरह इस पे डिफरेंट पोस्ट पे क्या होंगे? अपॉइंट होंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा एक्ट क्या था? गवर्नर ऑफ इंडिया बिल जो है कि 8058 में देख लेते हैं क्या था? एब्सोल्यूट ब्रिटिश इंपेरियल कंट्रोल। साथ ही साथ में क्या था कि काउंसिल ऑफ इंडिया के कितने 50 मेंबर्स फॉर द असिस्टिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसमें जो 8058 का एक्ट था इसमें क्या बोला गया कि जो भी हमारा क्या था ना इंपीरियल कंट्रोल था कंपनी के ऊपर पूरे तरीके से स्थापित कर दिया गया, एब्सोल्यूट कंट्रोल स्थापित कर दिया गया। और साथ ही साथ में जो काउंसिल ऑफ इंडिया था इसमें जो है कि 50 मेंबर को अपॉइंट किया गया फॉर असिस्टिंग द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड ऑल पावर इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। जो भी पावर वगैरह था ना सभी के सभी गवर्नर जनरल काउंसिल के हाथों में आ गया। नाउ नेक्स्ट वन कुछ चीजों को और देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ में लूसेंट को एज हमने सोर्स के रूप में यूज करके इस शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर किया है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 को देख लेते हैं कि 1892 में क्या क्या था हमारा। तो जब हम 1892 की बात करते हैं, सॉरी, 1892 में जो एक्ट आया था हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट, इसमें क्या था? द काउंसिल वेयर टू हैव द पावर टू डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव। इसमें इंडियंस को कुछ और पावर दिया गया, क्या? ये जो है कि बजट पे डिस्कस कर सकते थे, साथ ही साथ में क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूटिव से कुछ हम क्वेश्चन भी कर सकते थे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो एक्ट है क्या है? इसको मोरले मिंटो रिफॉर्म एंड इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को देख लेते हैं। मोरले क्या थे हमारे? ये थे हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जब इस जो है कि रिफॉर्म को लाया गया। साथ ही साथ में जो मिंटो थे क्या थे? हमारे वायसराय थे इंडिया के, ठीक है। इन्हीं के नाम पे जो है कि इस रिफॉर्म को लाया गया जिसका नाम क्या था? मोरले मिंटो रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इसमें क्या क्या प्रोविजन थे कि मेंबर ऑफ द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल रेज्ड 16 टू 60। मतलब पहले जो काउंसिल में 16 मेंबर हुआ करते थे इसमें से इसको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया? 60 कर दिया गया।
साथ ही साथ में क्या किया गया, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ द इंडियंस विथ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वायसराय एंड द गवर्नर्स को किया गया। साथ ही साथ में क्या किया गया, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल अपॉइंटेड एज ए लॉ मेंबर। मतलब कि जो 1909 का एक्ट था, इसमें क्या किया गया, फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियन, इंडियन को एसोसिएट किया गया किसमें, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। साथ ही साथ में इसके अंदर में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को पहले इंडियन थे जिनको जो है कि एज ए लॉ मेंबर के तौर पे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें जगह दिया गया। साथ ही में क्या उसमें प्रोविजन थे कि प्रोवाइड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई। साथ ही साथ में क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिल वेयर एम्पावर टू मूव रिजोल्यूशन ऑन द बजट, बजट पे जो है कि रिजोल्यूशन को मूव करने का पावर जो है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल को दिया गया। साथ ही में क्या था इसमें कि लॉर्ड मिंटो को एज अ फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रोल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लॉर्ड मिंटो को एज अ फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रोल के नाम से भी जानते हैं इसमें। नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट हमारा क्या था, ये था हमारा मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से। क्रिएटेड ए न्यू ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर इन इंडिया इन लंदन, लंदन में जो है कि हाई कमिश्नर का एक ऑफिस को एस्टेब्लिश किया गया किस एक्ट के अंदर में, 1919 के एक्ट के अंदर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से कि जो 1919 का एक्ट था ना, इसके अंदर में एक हाई कमिश्नर का पोस्ट जो कि लंदन में एस्टेब्लिश किया गया। कहाँ पे, इंडिया में नहीं, लंदन में। साथ ही में क्या एस्टेब्लिश किया गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात हुई। साथ ही में क्या बोला गया कि सो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन was set up in 1926 for the recruiting civil services। फर्स्ट टाइम जो ये क्या कहा गया कि पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश करने की बात किसमें कही गई थी, 1919 के एक्ट के अंदर में। और इसी एक्ट के अंदर में क्या था हमारा, पब्लिक सर्विस कमीशन को 1926 में, ठीक है, डेट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1926 में, 1926 में पब्लिक सर्विस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया किसके लिए, सिविल सर्विसेज के रिक्रूटमेंट के लिए। साथ ही में जो 1919 का एक्ट था, इसने क्या है, डायरेसी को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, इंट्रोड्यूस किसने किया, डायरेसी को किसमें इंट्रोड्यूस किया गया, 1919 के एक्ट में। इसमें क्या था, इसको ड्यूअल गवर्नमेंट के रूप में भी जानते हैं। इसमें दो चीजें होती थी, पहला क्या था हमारा सेंट्रल लिस्ट था, सेकंड वन क्या था, प्रोविंशियल था। जब प्रोविंशियल की बात करते हैं तो इसमें क्या था, रिजर्व एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर, क्या था, रिजर्व होता था गवर्नर के लिए, साथ ही साथ में गवर्नर के द्वारा यह एडमिनिस्ट्रेटेड होता था। प्रोविंशियल में सेकंड हमारा सब्जेक्ट क्या था, ट्रांसफर था। मतलब कि जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट थे इनको जो है कि दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फर्स्ट वन रिजर्व था, सेकंड वन ट्रांसफर था। इसमें क्या होता था, बाय गवर्नर विद एड ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें हेल्प ली जाती थी लेजिस्लेटिव काउंसिल की, इसमें जो भी मैटर वगैरह होते थे उनको गवर्न करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देख लेते हैं क्या है, प्रोविंशियल बजट सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रल बजट। इसी में क्या था, प्रोविंशियल बजट को जो है कि सेंट्रल बजट से सेपरेट किया गया। इसमें फर्स्ट सेकंड इसमें और क्या था कि फर्स्ट टाइम इंडियन लेजिस्लेचर क्या है कि बाइकेमरल, इसमें जो है कि फर्स्ट टाइम क्या था कि इंडियन लेजिस्लेचर को जो है कि बाइकेमरल के फॉर्म में एस्टेब्लिश किया गया। जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया, क्या था यहाँ पे, ड्यूअल गवर्नमेंट था। फर्स्ट वन क्या था हमारा, फर्स्ट वन था सेंट्रल और सेकंड वन क्या था हमारा, प्रोविंशियल। ये क्या था, यही हमारा बाइकेमरल टाइप का अरेंजमेंट था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, डायरेसी आइडिया बाय द लियोन कर्टिस। लियोन कर्टिस जो थे ना, इन्होंने जो है कि डायरेसी का आइडिया दिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको लक्ष्मीकांत के बुक में नहीं मिलेगा कि डायरेसी का जो आइडिया था इसको किसके द्वारा दिया गया था, इसको दिया गया था लियोन कर्टिस के द्वारा। साथ ही में इसमें क्या था, अपर हाउस को जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जाना गया, जो अपर हाउस था उसको काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जाना गया, जिसमें जो कि 34 मेंबर्स थे। लोअर हाउस को क्या, लेजिस्लेटिव असेंबली के तौर पे जाना गया, जिसमें जो कि 144 मेंबर्स थे। इसमें से 104 मेंबर क्या थे हमारे, इलेक्टेड थे। सेपरेट इलेक्टोरेट को जो क्या कंटिन्यू रखा गया। उसके बाद से ऑर्डिनेंस इशू पावर को गवर्नर इन केस ऑफ इमरजेंसी, ये जो पावर था ऑर्डिनेंस का, ठीक है, इसको भी मेंटेन रखा गया कि गवर्नर के पास इमरजेंसी के सिचुएशन में ऑर्डिनेंस को इशू करने का पावर होगा। साथ ही में क्या था, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या था हमारा, साइमन कमीशन को देख लेते हैं, जो कि 1927 में इंडिया में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया था। इसमें क्या था, टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द एक्ट ऑफ 1919, 1919 का जो एक्ट था ना, इसको रिव्यू करने के लिए बोला गया कि फ्यूचर में जो है कि हम 10 साल के बाद से एक कमीशन को गठित करेंगे जो हमारा जो है कि 1919 का जो एक्ट है इसको रिव्यू करेगा।
इट प्लेस्ड इट रिपोर्ट इन 1930। 1930 में इसने जो है कि साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट को अ, सामने रखा कमेटी के। इसमें क्या किया गया, प्रोमिस डोमिनियन स्टेटस, मतलब कि डोमिनियन स्टेटस देने को इंडियंस को इसकी प्रॉमिस किया गया कहाँ पे, 1927 का जो साइमन कमीशन था इस एक्ट के अंदर में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो है कि अगेन कुछ इसमें और इम्पोर्टेंट चीजों को। तो क्या है कि इसमें, सॉरी, कि गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देख लेते हैं। इसमें क्या था, द एक्ट दिस एक्ट सेपरेटेड बर्मा फ्रॉम इंडिया। बर्मा को इंडिया से किस एक्ट के द्वारा सेपरेट किया गया था, 1935 के एक्ट के द्वारा। एंड द टू न्यू प्रोविंसेस जैसे कि ओडिशा और साथ ही साथ में क्या जो है कि सिंध वेर क्रिएटेड। 1935 के एक्ट के अंदर में क्या प्रोविजन था कि जो उड़ीसा को क्या बिहार से सेपरेट करके एक अलग प्रोविंस के रूप में स्टेब्लिश किया जाएगा, और साथ ही साथ में क्या सिंध नाम का एक अलग प्रोविंस स्टेब्लिश किया जाएगा गुजरात साइड से अलग करके। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि बर्मा को जो है कि इंडिया से सेपरेट किया गया किस एक्ट के अंदर में, 1935 के एक्ट के अंदर में। और साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं कि सिंध और उड़ीसा को जो है कि अलग प्रोविंस के रूप में दर्जा दिया गया इंडिया में, तो कब हुआ था, 1935 के एक्ट के अंदर में ही। साथ ही में क्या था इसमें कि गवर्नर जनरल प्लस क्राउन क्या थे, बोथ हैव वीटो पावर, दोनों के पास क्या था, वीटो पावर था ओवर द बिल पास्ड बाय द सेंट्रल लेजिस्लेटिव। इसमें क्या था, थ्री फोल्ड डिवीजन था, जैसे कि फेडरल हो गया, प्रोविंशियल हो गया और कॉन्करेंट। तीन फोल्ड में जो है कि जितने भी सब्जेक्ट वगैरह थे ना, इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और इन पे जो है कि लेजिस्लेशन का पावर भी अलग अलग तरीके से वर्क करता था। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्रिप्स मिशन कब आया था। क्रिप्स मिशन आया था मार्च जो है कि 1924 में। जो भी डेट वगैरह बता रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि क्या था हमारा, मार्च जो है क्रिप्स मिशन कब आया था, 1942 मार्च 1942 में जो कि क्रिप्स मिशन भारत आया था। इसमें क्या क्या प्रोविजन थे कि मुस्लिम लीग कुड एक्सेप्ट इट, ठीक है। इट सेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम बाय द इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय द इंडियन पीपुल। इसमें इस बात को कहा गया, साथ ही साथ में मुस्लिम कुड एक्सेप्ट इट। नेक्स्ट वन इस पे क्या था कि सेड टू गिव इंडिया ओनली डोमिनियन स्टेटस देने की इसमें भी बात कही गई थी, किसके द्वारा, क्रिप्स मिशन के द्वारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या था, कैबिनेट मिशन प्लान आया। ये कब आया था, 1946, ठीक है, मार्च 1946। डेट इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजों को आपको याद रखना है कि इसमें देखिए क्या है हमारा, क्रिप्स मिशन, ठीक है। क्रिप्स मिशन कब आया था, मार्च 1924 में आया था। और साथ ही साथ में कैबिनेट मिशन भी कब आया था हमारा, मार्च 1946 में ही आया था। इसमें क्या था, इसके मेंबर्स क्या क्या थे हमारे, लॉर्ड पेथिक, लॉरेंस सर, साथ ही साथ में स्टॉफर्ड क्रीप्स एंड मिस्टर ए वी अलेक्जेंडर जो है कि इसके मेंबर थे। क्या क्या, जो कैबिनेट मिशन भारत आया था इसके कौन कौन से मेंबर थे, तो सर लॉर्ड पेथिक लॉरेंस, साथ ही साथ में सर स्टॉफर्ड क्रीप्स, और जो क्या था हमारा मिस्टर ए वी अलेक्जेंडर जो है कि तीन लोग इसके मेंबर थे। और साथ ही साथ में तीनों लोगों का जो नाम है ना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि जो क्रिप्स कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में मार्च, इसके कौन कौन से मेंबर थे, तो इसके मेंबर थे हमारे मिस्टर ए वी अलेक्जेंडर, स्टॉफर्ड क्रीप्स, साथ ही साथ में क्या था, लॉर्ड पेथिक लॉरेंस। इसमें कुछ और चीजों को देखते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो क्या था इसका, टू सेट अप ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को रियल फॉर्म में किस प्लान के अंदर में स्टेब्लिश किया गया था। यह था हमारा कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946 में आया था। इसको क्या किया गया, रिजेक्ट किस किसके द्वारा किया गया, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली प्लस सेपरेट स्टेट ऑफ मुस्लिम। क्या जो था हमारा था ना, इसमें जो क्या 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 डिमांड थे, क्या क्या डिमांड था कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा डिमांड किया गया था। और साथ ही साथ में सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम की डिमांड की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा। इन दोनों जो है कि चीजों को इसमें रिजेक्ट कर दिया गया, किसमें, कैबिनेट मिशन के अंदर में। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देखते हैं क्या है, इंटरिम गवर्नमेंट सितंबर 2 1946, 1946 सितंबर 2 1946 को क्या था हमारा, इंटरिम गवर्नमेंट को स्टेब्लिश किया गया। इसके क्या था अंदर, एज पर द प्रोपोजल ऑफ द कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन के प्रोपोजल पे जो है कि इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया सितंबर 2 1946 को। इसमें सरदार बलदेव सिंह क्या थे हमारे, डिफेंस के हेड थे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जो नाम है मैंने यहाँ मेंशन किया है, बाकी हो सकता है आपने लक्ष्मीकांत में पहले ही पढ़ रखा हो कि सरदार बलदेव सिंह क्या थे हमारे, डिफेंस के हेड थे। साथ ही साथ में जगजीवन राम जो क्या थे हमारे, लेबर डिपार्टमेंट के हेड थे। क्या, जगजीवन राम जो है कि हमारे लेबर डिपार्टमेंट के हेड थे, और सरदार बलदेव सिंह जो है कि डिफेंस को लीड कर रहे थे। साथ ही साथ में जो फर्स्ट कैबिनेट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया जो 1947 में हमारा जो पहला कैबिनेट फॉर्म हुआ था भारत की आजादी के बाद से, इसमें कुछ प्रोमिनिएंट नामों को देखते हैं कि वो किसने जो है कि किस डिपार्टमेंट को लीड किया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करते हैं तो क्या, फूड एंड एग्रीकल्चर को इन्होंने
लीड किया था। साथ ही साथ में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड थे, मिनिस्टर थे। सर जॉन मथैया जो है कि हमारे रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट के हेड थे। साथ ही साथ में आर के चान मुगेम चेती, ठीक है, इनको जो है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का मंत्री बनाया गया। साथ ही साथ में जो हमारा राजकुमार अमृत कौर थी, इनको क्या हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट दिया गया। और सी एच भाभा, ठीक है, इनको जो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट दिया गया। और वी एन गाडगिल को वर्क माइंस पावर डिपार्टमेंट दिया गया। ठीक है, फिर ये नाम इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ कि क्या हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कि फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को क्या दिया गया, एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो हमारा फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बना था 1947 में। इनमें किसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया, तो क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को एजुकेशन, डॉक्टर जॉन मथैया को क्या दिया गया, रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दिया गया। साथ ही साथ में आर के चान मुझम चेती को जो है कि ये बस याद रखना है ना, आर के चेती, आपको याद रखना है आर के चेती, थोड़ा नाम टफ है। इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। इसके बाद से राजकुमार अमृत कौर को क्या दिया गया, हेल्थ डिपार्टमेंट। और सी एच भाभा को जो है कि कॉमर्स डिपार्टमेंट। और साथ ही साथ में वी एन गार्जिल को जो है कि वर्क माइंस एंड पावर डिपार्टमेंट दिया गया। अब नेक्स्ट कुछ चीजों को देख लेते हैं, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें कुछ चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं। क्या क्या है, द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय स्वराज पार्टी इन 1924। जो इंडिया में एक पार्टी थी जिसका नाम क्या था, स्वराज पार्टी, इसने जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का आइडिया दिया था 1924 में। इसके बाद से नेक्स्ट क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली क्या था, हमारा कॉन्स्टिट्यूट ऑन द बेसिस ऑफ द कैबिनेट मिशन। जो कैबिनेट मिशन भारत आया था ना 1946 में, इसके बेसिस पे जो है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया गया। साथ ही में क्या था, हमारा सीट एलोटेड ऑन द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन। ठीक है, जो हमारा पॉपुलेशन था इसके बेसिस पे जो है कि डिफरेंट स्टेट्स को या प्रोविंसेस को या प्रिंसिपली स्टेट्स को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सीट को एलोकेट किया गया। नेक्स्ट नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, कमिटी एंड देयर चेयरमैन। कुछ कमिटी एस्टेब्लिश किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के वो बनाते समय, और साथ ही साथ में उनके कुछ चेयरमैन को अपॉइंट किया गया था। इसको देख लेते हैं, क्या है, कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द स्टीयरिंग कमिटी। इसके हेड क्या थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे हेड थे किसके, कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर एंड द स्टीयरिंग कमिटी। साथ में क्या था, फाइनेंस एंड द स्टाफ एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग प्लस यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन प्लस यूनियन पावर प्लस स्टेट एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट। ठीक है, इन सभी का, सॉरी को मैं फिर से थोड़ा पढ़ता हूँ क्या क्या इसमें है। तो इसमें क्या है, कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड द स्टीयरिंग कमिटी, इसको जो है कि हेड किसको अपॉइंट किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं फाइनेंस एंड स्टाफ एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर एंड स्टेट कमिटी, इसके हेड किसको, जवाहरलाल नेहरू को जो है कि इसका हेड अपॉइंट किया गया। साथ ही साथ में क्या था, एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट्स, और उसके बाद से क्या है, माइनॉरिटीज एंड द ट्राइबल एंड द एक्सक्लूडेड एरिया। इसके हेड क्या थे, हमारे सरदार पटेल। ठीक है, देख रहे हैं ना कितने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट को जो है कि किसको किसको दिया गया है। ये नाम जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से। फिर से मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूँ इसको, कि कमिटी एंड देयर चेयरमैन, कौन कमिटी एस्टेब्लिश किया गया और कौन उसके चेयरमैन थे, इसकी बात करते हैं। तो हमारा कमिटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर प्लस स्टीयरिंग कमिटी, इसके हेड कौन थे, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। साथ ही साथ में जब हम बात करते हैं फाइनेंस एंड स्टाफ एडहॉक कमिटी ऑन द नेशनल फ्लैग, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन, यूनियन पावर, स्टेट एडवाइजरी कमिटी ऑन द फंडामेंटल राइट, साथ ही साथ में माइनॉरिटीज एंड द ट्राइबल एंड द एक्सक्लूडेड एरिया, इसके हेड क्या थे, हमारे सरदार पटेल। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें, और नेक्स्ट वन क्या है इसमें, और भी कुछ कमिटी देख लेते हैं उनके हेड कौन कौन थे। तो जब हम बात करते हैं, ठीक है, जब हम बात करते हैं कि प्रूडेंशियल कमिटी, तो इसके हेड क्या थे, हमारे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो है कि किसके हेड थे, हमारे प्रूडेंशियल कमिटी के हेड थे। इसके बाद से जो होम कमिटी थी, इसके हेड क्या थे, हमारे पी पुतलबाई सीता रमया। ठीक है, ये जो है कि हमारे हेड थे हाउस कमेटी के, क्या नाम था इनका, बी पुतलबाई सीता रमया।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के हेड क्या थे हमारे के एम मुंशी। इसके बाद एक कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को जी बी मावलंकर को जो है कि इसका हेड बनाया गया, चेयरमैन बनाया गया। नेक्स्ट वन क्या था हमारा माइनॉरिटी सब कमिटी के जो है कि चेयरमैन क्या थे हमारे एस सी मुखर्जी। नाउ नेक्स्ट वन क्या हमारा फंडामेंटल राइट सब कमिटी के चेयरमैन कौन थे हमारे जेपी कृपलानी। नेक्स्ट वन क्या था हमारा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया एंड आसाम एक्सक्लूडेड एंड द पर्टिकुलरली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी के हेड क्या थे हमारे गोपीनाथ बरदोले। ये फिर से अगेन जो है कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो फिर से मैं थोड़ा इन कमिटी के हेड चेयरमैन को रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। पहला क्या हमारा क्रेडेंशियल कमेटी की बात करते हैं तो किसको अल्लादी कृष्ण मैया अय्यर को जो है कि इसका चेयरमैन अपॉइंट किया गया। हाउस कमेटी के हेड कौन थे हमारे चेयरमैन थे बी पुतलबाई सीतारम्या। ऑर्डर ऑफ द बिजनेस कमेटी के हेड क्या थे हमारे के मुंशी। कमिटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड क्या थे हमारे जीवी मावलंकर। माइनॉरिटी सब कमिटी के हेड क्या थे हमारे चेयरमैन क्या थे एस सी मुखर्जी। फंडामेंटल राइट सब कमिटी के हेड क्या थे हमारे जेपी कृपलानी। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड द असम एक्सक्लूडेड एशियन एक्सक्लूडेड एंड द पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी के हेड क्या थे हमारे गोपीनाथ बरदोली। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। टोटल मेंबर कितने थे इसमें हमारे 385 मेंबर थे, जिसमें से 93 क्या थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन स्टेट थे, साथ ही साथ में 292 क्या थे हमारे फ्रॉम प्रोविंसेस। ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बना उसके जो टोटल मेंबर कितने थे हमारे 385 थे, उसमें से 93 क्या थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन स्टेट थे और साथ ही साथ में 292 क्या थे हमारे फ्रॉम प्रोविंसेस से थे। इसमें जो पहला हुआ हेल्ड फर्स्ट मीटिंग ऑन कब हुआ था दिसंबर 9 1946 को जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पहला मीटिंग हेल्ड हुआ था। जो भी डेट या नंबर डाटा वगैरह बता रहा हूँ ना आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली था इसके टोटल मेंबर कितने थे हमारे 385 थे, इसमें से 93 क्या थे हमारे रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम इंडियन स्टेट से, साथ ही साथ में 292 क्या थे हमारे फ्रॉम प्रोविंसेस से थे। इसकी जो पहली मीटिंग थी कब हेल्ड की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। साथ ही साथ में एलिफेंट क्या था सिंबल था, सील ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सील था या सिंबल था क्या था हमारा एलिफेंट था। 2 ईयर 11 मंथ एंड 80 डेज टू फाइनलाइज कॉन्स्टिट्यूशन। कितना समय लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनली बनकर तैयार होने में। इसका ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था बाय पंडित नेहरू के द्वारा प्रिपेयर किया गया था कब दिसंबर 13 1946 को। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने पंडित नेहरू के द्वारा रखा गया था। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर क्या थे हमारे बी एन राव जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। साथ ही में क्या था बेनेगल नरसिंह राव, उनका फुल फॉर्म क्या है हमारा जो नाम है बी एन राव का, बी एन राव का फुल फॉर्म क्या है बेनेगल नरसिंह राव। इसमें कंफ्यूज नहीं होना अगर पेपर में आपका बेनेगल नरसिंह राव दे या बी एन राव दे। हम नेक्स्ट वन देख लेते हैं क्या है द प्रोविजन रिलेटिंग टू द सिटीजनशिप इलेक्शन एंड द प्रोविजनल पार्लियामेंट। ये क्या था हमारा इम्प्लीमेंटेड विथ इमीडिएट इफेक्ट 26 नवंबर 1949 तो 26 नवंबर 1949 था। इसी समय से जो है कि कुछ प्रोविजंस को जो है कि तत्काल प्रभाव से लागू किया गया। क्या थे हमारे सिटीजनशिप था, सिटीजनशिप इलेक्शन एंड द प्रोविजनल पार्लियामेंट। ठीक है, इन दोनों को जो है कि इन सभी प्रोविजंस को तत्काल प्रभाव से लागू किया गया 26 नवंबर 1949 से। एंड अदर प्रोविजंस केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। नाउ कुछ ऐसे सोर्सेस को देख लेते हैं, सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से क्या क्या चीजों को लिया गया है। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से क्या क्या लिया गया है, आउट ऑफ 395 आर्टिकल्स इसमें क्या थे हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था इसमें से क्या क्या लिया गया है 250 आर्टिकल जो है ना 250 250 आर्टिकल्स हैं वो हमारे जो है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के 395 टोटल आर्टिकल में से 250 आर्टिकल जो है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। साथ ही में इसमें क्या है ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड द ऑफिस ऑफ द केग। ये सभी के सभी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं हमारे ब्रिटेन से लिए गए हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, ये लिया गया है लॉ मेकिंग प्रोसीजर, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री सिस्टम, ऑफिस ऑफ द केग। ये सभी के सभी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इसी में उस चीज को देख लेते हैं क्या हमारा यूएसए से क्या क्या लिया गया है। यूएसए से लिया गया है
जो यूएसए से चीज़ों को लिया गया है, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, साथ ही साथ में क्या है, फंडामेंटल राइट, रिमूव ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जज, प्रिएम्बल, फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, सभी के सभी प्रोविजन से कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कुछ प्रोविजंस कहाँ से लिया गया है हमारा, ये लिया गया है कनाडा से। देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रेसिड्यूरी पावर, साथ ही साथ में एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, कनाडा से लिए गए हैं। और ये सभी चीज़ों को मैंने ऑलरेडी अपने जो है कि पॉलिटी का जो नोट था हमारा, ठीक है, उनमें इन सभी चीज़ों को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। फिर आयरलैंड से देख लेते हैं क्या क्या लिया गया है, डीपीएसपी हो गया, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मेथड, नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, ये सभी के सभी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जर्मनी से क्या क्या लिया गया है, इमरजेंसी प्रोविजन जो है कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, जो भी हमारी इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविजन है जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, आइडिया ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट प्लस ट्रेड एंड द कॉमर्स के जो प्रोविजन है इनको जो है कि ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा साउथ अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है, तो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, ये आइडिया जो है कि साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। नाउ फ्रांस से देख लेते हैं क्या लिया गया है, रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी है, ये सारे के सारे प्रोविजंस हमारे फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। नाउ यूएसएसआर से क्या लिया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ में आइडिया ऑफ द जस्टिस इन प्रियम्बल जो है कि ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हमारे यूएसएसआर से लिया गया है। अब हम जो है कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और साथ ही साथ में हमारे एग्जाम के 17 बीपीएससी के एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन आर्टिकल क्या हमारा, आर्टिकल 12 में क्या मेंशन है, डिफिनीशन ऑफ स्टेट। ठीक है, बस आपको रट लेना है। ये आर्टिकल 12 में क्या हमारा डिफिनीशन ऑफ स्टेट है, और जो भी इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन है ना, ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे जो है कि जो लक्ष्मीकांत का शॉर्ट नोट्स करवाया है उसमें इन सभी चीजों को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आर्टिकल 12 में क्या हमारा डिफिनीशन ऑफ स्टेट है, साथ ही साथ में आर्टिकल 13 की बात करते हैं तो उसमें क्या है, लॉ इनकंसिस्टेंट विथ और इन डिरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब आर्टिकल 13 में क्या मेंशन है हमारा, लॉस का डिफिनीशन है कि कुछ भी ऐसे लॉ जो हमारे फंडामेंटल राइट से इनकंसिस्टेंट होंगे वो क्या होंगे, नल एंड वाइड हो जाएंगे। साथ ही में नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, कहाँ पे हमारा आर्टिकल 15 में मेंशन है। ठीक है, आर्टिकल 15 में क्या मेंशन है हमारा, फिर से मैं बोलता हूँ, आर्टिकल 15 में क्या मेंशन है हमारा, प्रोविजन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ और ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पे कोई भी किसी के साथ कोई भी किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, ये हमारे आर्टिकल 15 में मेंशन है। आर्टिकल 72 की बात करते हैं तो क्या होता है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू ग्रांट पैराडॉन, जो पैराडॉन ग्रांटिंग का जो पावर है प्रेसिडेंट का, किसमें आर्टिकल 72 में मेंशन है। सबसे ज्यादा क्या है, एंड टू सस्पेंड, रिमीट और द कम्यूट सेंटेंस इन ए सर्टेन केसेस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं आर्टिकल 74 में क्या है हमारा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि हमारा जो प्रेसिडेंट का एक्शन होगा किसके बेसिस पे होगा, हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड और एडवाइस के बेसिस पे उनका एक्शन होगा। आर्टिकल 76 देख लेते हैं क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, आर्टिकल 76 में मेंशन है। आर्टिकल 108 में क्या मेंशन है, ज्वाइंट सीटिंग ऑफ द बोथ द हाउसेस इन सर्टेन केसेस, कुछ हमारे इस तरीके से कुछ चीजें हैं जिसमें जो कि ज्वाइंट सीटिंग की जरूरत होती है, तो ये प्रोविजन कहाँ पे, आर्टिकल 108 में मेंशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो आर्टिकल 108 है इसमें क्या हमारा, ज्वाइंट विजिटिंग सीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस इन द सर्टेन केसेस। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा आर्टिकल 10 में क्या मेंशन है, डिफिनीशन ऑफ द मनी बिल। ठीक है, मनी बिल का डिफिनीशन हमारा 110 आर्टिकल में है। आर्टिकल 172 में क्या हमारा, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बजट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोविजन हमारा 112 में है। आर्टिकल 120 में क्या हमारा, लैंग्वेज टू बी यूज इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 123 में क्या मेंशन है हमारा, ऑर्डिनेंस इशूइंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। साथ ही में आर्टिकल जो 128 है हमारा, इसमें क्या मेंशन है, अटेंडेंस ऑफ द रिटायर्ड जज एट सीटिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल 143 में क्या है, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, किसमें हमारा आर्टिकल 143 में मेंशन है। आर्टिकल 148 में क्या मेंशन है हमारा, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के, कहाँ पे हमारा आर्टिकल जो है कि 148 में क्या मेंशन है हमारा, केक से रिलेटेड प्रोविजन हमारे आर्टिकल 148 में मेंशन है। आर्टिकल 300 का है क्या हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी है।
साथ ही में आर्टिकल 312 क्या है यहाँ पे देख लेते हैं, क्या है हमारा ऑल इंडिया सर्विस की बात किसमें की गई है, आर्टिकल 312 में बात की गई है। साथ ही में जो आर्टिकल 315 है, ठीक है, हमारा 315 है, इसमें किसकी बात की गई है, पब्लिक सर्विस कमीशन फंक्शन एंड देयर एंड फॉर द स्टेट्स, मतलब कि पब्लिक सर्विस का किस तरीके से फंक्शन होगा, इसको कहाँ पे हमारा आर्टिकल 315 में मेंशन किया गया है। नाउ कुछ और हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 में क्या है हमारा, आर्टिकल 324 को देख लेते हैं इसमें। तो आर्टिकल 324 में क्या है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मेंशन किया गया है आर्टिकल 324 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 324 में क्या है हमारा, आर्टिकल 324 में, सॉरी, जो कि आर्टिकल 324 में क्या है हमारा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। आर्टिकल 329 में क्या है हमारा, बार टू इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर्स, इलेक्टोरल मैटर्स में किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता कोर्ट, ये हमारा 329 में मेंशन है। आर्टिकल 352 में क्या है हमारा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, ये हमारा कहाँ पे हमारा, ये हमारा जो है कि आर्टिकल 352 में मेंशन है। साथ ही में आर्टिकल 360 की बात करते हैं तो क्या है, प्रोक्लेमेशन ऑफ द फाइनेंशियल इमरजेंसी। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आर्टिकल 360 के बाद से। साथ ही में मैंने जो ऊपर आपको बताया यहाँ पे कि जो आर्टिकल 352 हो गया, साथ ही साथ में आर्टिकल 360 हो गया, दोनों किससे रिलेटेड है, हमारे इमरजेंसी प्रोविजन से रिलेटेड है। ये दोनों के दोनों जो आर्टिकल है हमारे कहाँ पे, 18 जो 18th है हमारा, ठीक है, 18th हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें जो है कि इमरजेंसी प्रोविजन है, आपको ये जानना है बस कि जो हमारा 18th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें क्या हमारा इमरजेंसी प्रोविजन है, ठीक है, इमरजेंसी के जो प्रोविजन है। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इन पार्ट 20 में क्या हमारा, आर्टिकल 368 है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, पार्ट 20 में हमारा क्या मेंशन है, आर्टिकल 368 है, जो किसको डील करता है, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही में पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो पार्ट 9 में क्या है हमारा, आर्टिकल 243 से लेकर 243 का ओ तक है पंचायत, ठीक है, पंचायत को कौन सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है, आर्टिकल पार्ट 9 हो गया। साथ ही साथ में पार्ट 9 की ए की बात करते हैं तो हमारा 243 का पी से लेकर 243 का जेड जी तक, मतलब म्यूनसिपैलिटीज हमारे कहाँ पे आर्टिकल 9 के ए में मेंशन है। आर्टिकल 243 का एच टू कितना, 243 जेड आर क्या हमारा पार्ट 9 का बी में मेंशन है। और साथ ही साथ में किसको डील करते हैं, हमारे द कोऑपरेटिव सोसाइटीज को डील करते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो पार्ट 9 है ये पंचायत से रिलेटेड है, ठीक है, जो पार्ट हमारा 9 है ये रिलेटेड है हमारा पंचायत से। साथ ही साथ में हम जब बात करते हैं पार्ट 9 का ए का, तो ये डील करता है हमारा म्यूनसिपैलिटी से। साथ ही साथ में बात करते हैं पार्ट 9 का बी से, तो ये भी डील करता है हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी से। और कुछ चीजों को देख लेते हैं, हमारा लोकपाल को देख लेते हैं, क्या है लोकपाल, पिनाकी चंद्र घोष जो है कि पहले फर्स्ट लोकपाल थे हमारे। क्या होता है, इन सेंटर एंड ओम्बुड्समैन इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसके जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो क्या होता है, ऑल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, ऑल सिविल सर्वेंट, सभी के सभी इसके जुरिडिक्शन में आते हैं। कोई भी करप्शन का केस होगा तो लोकपाल के पास पावर होता है कि वो जो है कि उसको इंक्वायरी कर सकता है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा लोकायुक्त क्या होता है, सिमिलर स्ट्रक्चर हमारा स्टेट में होता है लोकपाल के सिमिलर, इसको क्या बोलते हैं, लोकायुक्त, जो क्या होता है इन स्टेट में होता है। इसमें क्या होता है, महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस, महाराष्ट्र ने जो कि फर्स्ट पहला स्टेट था जिसने जो कि लोकायुक्त के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया था अपने स्टेट में। अब कुछ शेड्यूल्स को देख लेते हैं, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या है हमारे। फर्स्ट शेड्यूल की बात करते हैं तो क्या हमारा स्टेट इन इट्स यूनियन टेरिटरीज है। साथ ही में अगर सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं तो क्या हमारा सैलरी एंड अलाउंस की बात की गई है कहाँ पे, सेकंड शेड्यूल में। इट्स क्या क्या करता है, इट्स इंक्लूडिंग ऑल, क्या क्या हमारे किसको इसमें इंक्लूड करता है, स्पीकर, जज के, इन सभी को इंक्लूड करता है, ठीक है। हमारे जो सैलरी एंड एमलुएंस है इनमें सभी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। साथ ही साथ में इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपने प्रीवियस वीडियो जो हमारा घटना चक्र क्या बोलते हैं लक्ष्मीकांत का जो शॉर्ट नोट था इसमें हमने अच्छे से इनकी चीजों को बताया है। थर्ड शेड्यूल देख लेते हैं, क्या हमारा ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ द मेंबर्स, एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू यूटी एंड द स्टेट्स इन राज्यसभा। इसमें फोर्थ शेड्यूल में बात की गई है किसकी, एलोकेशन ऑफ द सीट्स टू यूटी एंड द स्टेट्स इन द राज्यसभा। साथ ही में ओथ एंड अफर्मेशन की बात किसमें की गई है, थर्ड शेड्यूल में। फिफ्थ शेड्यूल में क्या बात किया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड एसटीज, ठीक है। जो भी हमारा शेड्यूल एरिया होगा और साथ ही साथ में जो एसटी से रिलेटेड एरिया होगा इनका एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किस तरीके से होगा, इसको फिफ्थ शेड्यूल में मेंशन है। सिक्स शेड्यूल में क्या मेंशन है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स।
7 शेड्यूल में क्या मेंशन है हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। इसमें क्या है, 3 लिस्ट में इसको जो कि डिवाइड किया गया है। 8 में क्या है हमारा, 22 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। साथ ही साथ में 9 शेड्यूल में क्या हमारा, वैलिडेशन ऑफ द सर्टेन एक्ट एंड द रेगुलेशन। इसमें जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉ है। 10 शेड्यूल में क्या हमारा, एंटी फिक्शन लॉ है, जिसको जो है कि 52nd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको ऐड किया गया था। 11 शेड्यूल में क्या हमारा, पंचायत है, जिसमें जो कि 29 सब्जेक्ट्स हैं। 12 शेड्यूल में क्या हमारा, म्यूनसिपैलिटीज है, जिसमें जो कि 18 सब्जेक्ट हैं। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जो 11 शेड्यूल है हमारा, इसमें कितने सब्जेक्ट है हमारे पंचायत में, 29 सब्जेक्ट हैं। जबकि जो 12 शेड्यूल है हमारा, जिसमें म्यूनसिपैलिटीज मेंशन है, इसमें कितने हमारे 18 सब्जेक्ट्स हैं। नाउ कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट वन देख लेते हैं क्या है इसमें। अब नेक्स्ट, कि प्रेसिडेंट हैज पावर टू नॉमिनेट 12 मेंबर्स टू राज्यसभा। राज्यसभा में कितने प्रेसिडेंट के पास पावर है, 12 मेंबर को नॉमिनेट करने का पावर है। साथ ही साथ में प्रियम्बल की बात करते हैं, क्या है, इन बेरूबाई केस सुप्रीम कोर्ट सेड प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसमें, जो बेरूबाई का बहुत ही फेमस केस था, इसमें क्या बोला गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो प्रियम्बल है ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। बट इन द केशवानंद भारती केस इट सेड इट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट दो हमारे केसेस थे इंडियन हिस्ट्री में। क्या है, फर्स्ट वन केस है हमारा बेरूबाई केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था कि प्रियम्बल जो है ना हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लेकिन जब केशवानंद भारती का केस हुआ तो इसमें क्या बोला गया कि जो प्रियम्बल है क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। नाउ नेक्स्ट वन, कुछ और चीजों को देख लेते हैं। क्या, लेप्स ऑफ पैरामाउंटेसी, सितंबर जो है कि लेप्स ऑफ पैरामाउंटेसी को देख लेते हैं। क्या होता है, व्हेन द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास्ड इट डिक्लेयर द लेप्स ऑफ क्राउन, लेप्स ऑफ सोवरेनिटी, पैरामाउंटेसी ऑफ द क्राउन। ठीक है, जब 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को पास किया गया तो उस समय क्या था हमारा, क्या डिक्लेयर किया गया, डिक्लेयर द लेप्स ऑफ सोवरेनिटी पैरामाउंटेसी ऑफ द क्राउन। ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया हमारा जो एक मतलब 1947 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है, इससे रिलेटेड हमारा लेप्स ऑफ पैरामाउंटेसी। नाउ कुछ स्टेट्स को देख लेते हैं कि किसको जो है कि किस डेट को जो है कि इंडिया मिलाया गया। तो हैदराबाद स्टेट था, इसको जो कि सितंबर 13 जो है कि 98 में, सॉरी थोड़ा मैं इन चीज़ों को फिर से रिपीट करता हूँ कि जो हैदराबाद हो गया, कश्मीर हो गया, उसके बाद से क्या हमारा नेक्स्ट वन क्या है हमारा, जूनागढ़। कुछ और स्टेट्स को देख लेते हैं इसमें। इसमें कुछ स्टेट्स को देख लेते हैं जिनको जो है कि इंडिया में इनका जो कि विलय किया गया। फर्स्ट वन क्या है, हैदराबाद को जो कि 1948 में, सितंबर 1948 में। साथ ही साथ में कश्मीर को अक्टूबर 26 1947 में। जूनागढ़ को कि 20 फरवरी 1948 में। एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स स्टेट्स हैड एक्सेप्टेड टू इंडिया। उसके बाद से क्या हमारे टोटल जो है कि 552 प्रिंसिपली स्टेट्स थे, जो कि इन सभी चीजों को कंबाइन करके क्या इंडिया एज ए कंट्री के रूप में इसको जो कि एस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या, इंटीग्रेशन एंड द मर्जर ऑफ इंडियन स्टेट किस तरीके से हुए। सरदार पटेल, साथ ही साथ में जो बीवी मेनन का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत अच्छा खासा था। इसमें 3 फोल्ड प्रोसेस ऑफ द इंटीग्रेशन को अपनाया गया एज ए पटेल स्कीम। जो है कि हमारा जो 3 फोल्ड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन को अपनाया गया, उसको एज हम क्या पटेल स्कीम के नाम से जानते हैं। और कुछ चीजों को यहाँ देख लेते हैं। क्या हमारा लद्दाख यूटी हैज ओनली, क्या हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट था, हाल ही में पता होगा आपके करंट अफेयर का टॉपिक है कि वहाँ पे जो है कि अरुणाचल प्रदेश में कुछ नए डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है। जैसे हमारा देखिए ना, लद्दाख यूटी में क्या हमारा 2 डिस्ट्रिक्ट है। पहला क्या है, कारगिल है, लेह है, और साथ ही साथ में क्या था, और सॉरी मैंने पटेल जो स्कीम ऊपर बताया, इसमें जो कि स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया था, डिवाइड किया गया था, ये नहीं बताया, इसको बता दूं। फर्स्ट वन क्या स्टेट थे हमारे, पार्ट ए स्टेट थे। सेकेंड वन पार्ट बी स्टेट थे। और थर्ड वन क्या थे हमारे, पार्ट सी स्टेट थे। ठीक है, ये सभी के सभी इस तरीके से हमारे स्टेट्स को जो है ना क्लासिफाइड किया गया पटेल जी के अंदर में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा इसमें। नेक्स्ट वन क्या है हमारा इसमें, नेक्स्ट वन है हमारा, अब कुछ स्टेट्स वगैरह को देख लेते हैं कि किन स्टेट्स को कब एस्टेब्लिश किया गया। एस्टेब्लिश ऑफ द न्यू स्टेट्स, तो जब बात करते हैं आंध्रा स्टेट को, तो क्या वो हमारा 1953 में इसको एस्टेब्लिश किया गया। और साथ ही में मैंने जो ऊपर आपको बताया कि लद्दाख में जो कि हमारे 2 डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और लेह, इनके जो पहले जो है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे, राधा कृष्ण माथुर, जो है कि लद्दाख यूटी का पहले जो है कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या है, महाराष्ट्र में को 1960 में एस्टेब्लिश किया गया।
ठीक है, इसको जो है कि गुजरात से अलग करके जो है कि दो राज्य बनाएंगे। पहला राज्य क्या था? गुजरात, सेकेंड वन महाराष्ट्र। नागालैंड को जो है कि 1963 में जो है कि अलग किया गया, या 1962 भी ले सकते हैं, दोनों में से जो भी डेटा आएगा उसको आप लोग जो है कि सही कर लीजिएगा। हरियाणा को 1966 में जो है कि एस्टेब्लिश किया गया। हिमाचल को 1971 में या 1970 में, सिक्किम को 1975 में, 1987 में किसको किसको एस्टेब्लिश किया गया? मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को, साथ ही साथ में गोवा को, जो कि इंडिया का क्या था? 25 स्टेट था। तेलंगाना को जो है कि 2014 में एस्टेब्लिश किया गया। और साथ ही साथ में क्या है हमारा 1972 में जो कि किस स्टेट को बनाया गया? मेघालय को, मणिपुर को, त्रिपुरा को। और 2000 में कुछ स्टेट्स को बनाया गया, क्या है? छत्तीसगढ़ हो गया 1 नवंबर को, उत्तराखंड जो है कि 9 नवंबर को, साथ ही साथ में झारखंड क्या है हमारा 15 नवंबर को। इस तरीके से हमने कुछ स्टेट्स को देखा और साथ ही साथ में उनके जो है कि हमारा किस डेट को जो कि इनको एस्टेब्लिश किया गया उनको देखा। तो मैं फिर से थोड़ा इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये। आंध्रा को बनाया गया 1953 में, महाराष्ट्र को बनाया गया 1960 में, गुजरात और महाराष्ट्र के फॉर्म में, नागालैंड को बनाया गया 1963 में, हरियाणा को 1966 में, हिमाचल को जो है कि 1971 में, सिक्किम को 1975 में, 1987 में जो है कि मिजोरम को, अरुणाचल प्रदेश को, साथ ही साथ में गोवा को एज इंडिया का 25 स्टेट के रूप में स्टेब्लिश किया गया। तेलंगाना को जो है कि 2014 में स्टेब्लिश किया गया और साथ ही साथ में जो है कि 2000 में क्या हमारा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और जो है कि झारखंड को स्टेब्लिश किया गया। इनमें से जो डेट है ना, पहले किसको स्टेब्लिश किया गया? तो क्या तो 1 नवंबर को जो है कि छत्तीसगढ़ को, 9 नवंबर को उत्तराखंड को और जो कि 15 नवंबर को झारखंड को। साथ ही में 1972 में किसको स्टेब्लिश किया गया? मेघालय को, मणिपुर को, त्रिपुरा को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, इसमें क्या है हमारा? फंडामेंटल राइट एंजॉय बाय द इंडियन बट नॉट एंजॉय बाय द एलियंस। क्या क्या हमारा? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 13 जो है कि ये सभी के सभी राइट्स हमारे ओनली जो है कि इंडियंस के द्वारा एंजॉय किया जाता है, किसी भी एलियन को इन अधिकारों को नहीं दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कुछ और चीजों को देख लेते हैं। हमारा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम एंड नागालैंड एंड मणिपुर क्या है? ये सभी के सभी जो एरिया है ना, एरिया रेगुलेटेड थ्रू द इंटरलाइन परमिट रिजिम। ठीक है, इंटरलाइन जो परमिट रिजिम है इसके थ्रू जो है कि कुछ एरिया हमारे नॉर्थ ईस्ट में रेगुलेट होते हैं। कौन कौन है हमारा? अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया, साथ ही साथ में क्या हो गया हमारा? नागालैंड हो गया और मणिपुर हो गया। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है? 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैज प्रोवाइडेड टू कंटिन्यू रिजर्वेशन इन द प्रमोशन फॉर एससी एंड एसटी। जो हमारा 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था, ये क्या था? इसमें इसमें क्या प्रोविजन थे? इसमें प्रोविजन था कि कंटिन्यू द रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर एससी एंड एसटी। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है? मंडल कमीशन केस। इट्स सेट अप इन 1979 में। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड इंदिरा सहाय केस। इसमें क्या थे? 9 जज के का बेंच था। ठीक है, 9 जज बेंच था जिसके थ्रू जो है कि इसको डिसाइड किया गया था। इसमें क्या था? आर्टिकल 16 का जो 4 है, ठीक है, 16 का 4 है, इसमें प्रोविजन में जो है कि ये मेंशन है हमारा रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी। इसके चेयरमैन कौन थे हमारे? जो मंडल कमीशन था इनके चेयरमैन थे हमारे बिंदेश्वरी प्रसाद जो है कि इसके चेयरमैन थे। ठीक है, एंड साथ ही साथ में क्या था? एंड द मंडल जो है कि फॉर्मर सीएम ऑफ बिहार, जो बिहार के जो कि फॉर्मर सीएम थे हमारे, इनको जो है कि इसका जो है कि चेयरमैन के तौर पे अपॉइंट किया गया था। इसमें कुछ और चीजों को देखते हैं। मेड फॉर द रिजर्वेशन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैटर जो एम्प्लॉयमेंट का मैटर होता है ना, इसमें एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन देने के पर्पज से जो है कि मंडल कमीशन को गठित किया गया था। कुछ और चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है इसमें, कि द कोर्ट सेड एक्ट। इसमें हम देख रहे थे क्या है कि कोर्ट सेड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। किसमें कहा गया था? इन केस मेनका गांधी केस। जो मेनका गांधी का केस था ना, इसमें जो है कि कोर्ट ने क्या बोला था? नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की बात की थी कोर्ट ने। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे क्या है नेक्स्ट वन इसमें, कि 86 जो हमारा अमेंडमेंट था। ठीक है, जो 86 अमेंडमेंट था हमारा, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के बारे में देख लेते हैं। राइट टू एजुकेशन जो है कि आर्टिकल 20 ए के अंदर में जो है कि मेंशन किया गया था, किसमें? 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 क्या था? इट ग्रांटेड टू एवरी सिटीजन को जो है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर में जो है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार दिया गया। बट इट नॉट ए फंडामेंटल राइट। क्या हमारे फंडामेंटल राइट नहीं है? ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005
क्या है, एक तरीके का राइट है जो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया को दिया गया है, लेकिन जो क्या है एक तरीके का फंडामेंटल राइट नहीं है। इंफॉर्मेशन कमीशन हैज बीन सेट अप एट द सेंट्रल एंड द स्टेट लेवल टू इम्प्लीमेंट इट। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में देख लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो इन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे जो है कि फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। साथ ही साथ में 11 टोटल है हमारे, जो कि 51 ए आर्टिकल में मेंशन है, और 42 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एमेंडेड एक्ट है जो है कि 1976 के थ्रू जो है कि इन सभी के सभी जो फंडामेंटल ड्यूटीज को कॉन्स्टिट्यूशन में 51 ए आर्टिकल में मेंशन किया गया था। इसमें जो 11th हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको किसके द्वारा ऐड किया गया था, 8 थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, ओरिजिनली हमारे 10 थे, लेकिन बाद में जो है कि 11वां मतलब कि 11वां फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लाके जो है कि ऐड किया गया 2002 में। नाउ नेक्स्ट वन जो हमारा कुछ फेमस केस को देख लेते हैं, क्या है, गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था। ठीक है, 1967 में जो कि गोलकनाथ केस हुआ था, इसमें कितने टोटल 11 जज थे। कोर्ट सेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वुड नॉट हैव द पावर टू curtail द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स। इसमें क्लियर वॉइस में बोला गया, जो 11 जजेस थे हमारे, इसमें बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का पावर जो पार्लियामेंट के पास है, इसके थ्रू क्या है कि वो फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स को जो है कि कर्टेल नहीं कर सकता है। साथ ही में क्या था, अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 मस्ट पास द टेस्ट ऑफ द आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 के टेस्ट को पास करना पड़ेगा आर्टिकल 368 को। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 को। इसमें क्या था, इस सेड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन passes in accordance with the Article 368 will not be law within the meaning of the Article 13, and the validity of the Constitutional Amendment Act shall not be questioned on the ground that it takes away और अफेक्ट द फंडामेंटल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट था। इसमें क्या बोला गया था, जो 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 था, इसमें बोला गया कि इट सेड अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पासेस इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 368। मतलब आर्टिकल 368 के अंदर में जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, विल नॉट बी लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 30 के अंदर में जो लॉ का डिफिनेशन है ना, उसके अंदर ये नहीं आएगा। एंड द वैलिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शैल नॉट बी क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट टेक्स अवे और अफेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। नाउ नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट केस है, क्या था, केशवानंद भारती केस को देख लेते हैं। इसमें क्या है, पार्लियामेंट कुड अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। पार्लियामेंट को जो है कि सुप्रीम पावर दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, लेकिन साथ ही साथ में क्या किया गया, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, किसके थ्रू, हमारे बेसिक फीचर्स के थ्रू। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द बेसिक फीचर्स, बेसिक फीचर्स को इफेक्ट नहीं कर सकते हैं आप अमेंडमेंट के थ्रू। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है, 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, इसमें क्या था, इट इंट्रोड्यूस आर्टिकल 31C। इट स्टेट इफ एनी लॉ सीक्स टू इम्प्लीमेंट द डीपीएसपी कंटेन इन आर्टिकल 34 B or C regarding the socialist control and the distribution of the material resources of the country, such laws shall not void on the ground of आर्टिकल 14 एंड 19। मतलब कि हमारा जो है कि जो 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसके थ्रू जो है कि एक आर्टिकल को इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका इस आर्टिकल क्या था, 31 का सी था। इसके बेसिस पे कहा गया कि कोई इस तरीके के प्रोविजन जो हमारे डीपीएसपी के आर्टिकल 39 का बी और सी में, ठीक है, आर्टिकल 39 का बी और सी में मेंशन है, उसको जो है कि इम्प्लीमेंट करना है किसी स्टेट में, अगर वो जो है कि हमारा जो है कि आर्टिकल 14 और 19 जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट भी करते हैं, तो भी जो है कि ये जो है कि हमारा डीपीएसपी जो 39 का बी और सी के पर्पज से जो है कि इम्प्लीमेंट किया गया, ये क्या होगा, नल एंड वाइड नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट हमारा जो है कि प्रोविजन था 25 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारे कुछ और चीजों को इंपॉर्टेंट। इसमें नेक्स्ट वन क्या है हमारा, नेक्स्ट वन देख लेते हैं इसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स कौन कौन से हमारे जो है कि इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैं जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या, फर्स्ट जो है ये कब आया था, 1951 में आया था। इसमें क्या था, इसमें इसमें 15 का 4 एंड 19 का 6 एडेड एंड द 9 शेड्यूल कर किया गया। इस जो हमारा फर्स्ट
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में आया था, इसमें जो है कि 15(4) मतलब आर्टिकल 15 का 4, साथ ही साथ में 19 का 6 और साथ ही साथ में क्या हमारा 9th शेड्यूल को जो है कि ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके बाद से जो हमारा 12 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, इसमें क्या था हमारा गोवा, दमन एंड दीव को क्या किया था, ऐड किया गया था भारत में। इसके बाद से नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, इसमें क्या था, मेड सिक्किम ए फुल फ्लैग स्टेट, सिक्किम को जो है कि फुल फ्लैग स्टेट के रूप में दर्जा दिया गया 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में। अब नेक्स्ट वन क्या था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं, इसमें क्या था, जो कि 1976 में आया था। इसमें क्या था, इसको जो कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाते हैं, क्योंकि इसमें जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे जो है कि फेरबदल किए गए हैं। तो इन चीजों को देख लेते हैं, हमारा क्या है, इसके थ्रू जो है कि सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी वर्ड को जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ऐड किया गया। साथ ही साथ में क्या था, एस्टेब्लिश किया गया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स फॉर स्पीडी जस्टिस, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स को जो है कि स्पीडी जस्टिस के लिए जो है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया। एंड द टेन्यूर ऑफ द लोक सभा एंड द स्टेट असेंबली वाज इंक्रीज्ड बाय 1 ईयर, 1 ईयर के लिए जो है कि इंक्रीज कर दिया गया। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है 55th हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1986 में आया था। इसमें क्या था, फॉर्मेशन ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो है कि फॉर्मेशन किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1992 में आया था। इसके बाद से जो है कि 92nd हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2003 में आया था। इसमें क्या था, अमेंड 8th शेड्यूल एंड इंसर्ट 4 न्यू लैंग्वेज, ठीक है। इसमें जो है कि 8th शेड्यूल जो कि हमारा लैंग्वेज से रिलेटेड है, इसको जो है कि अमेंड किया गया और साथ ही साथ में इसमें जो है कि 4 नए जो है कि लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया। और कुछ आर्टिकल्स को देख लेते हैं, हमारा क्या है, आर्टिकल 371 का जे क्या होता है, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट कर्नाटका। जो हमारा कर्नाटका स्टेट है ना, उसके लिए जो है कि कुछ स्पेशल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये क्या हमारा 371 का जे में मेंशन है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी को जो है कि एस्टेब्लिश करने की बात किसके द्वारा की गई, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो है कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी को एस्टेब्लिश करने की बात की गई। लेकिन जो है कि क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या कर दिया, क्वाश द अमेंडमेंट, इस अमेंडमेंट को जो है कि नल एंड वाइड कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्योंकि 2005 में आया था। क्या था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट बिटवीन द इंडिया एंड बांग्लादेश से रिलेटेड था हमारा 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2015 में आया था। नाउ 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख लेते हैं जो 2016 में आया था। ये रिलेटेड था हमारा आर्टिकल जीएसटी से, साथ ही साथ में इसके थ्रू आर्टिकल 279 का एक जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है 102 मतलब 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2018 में आया था। इसमें क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू एनसीबीसी, जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लास है, इसको जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कि स्टेटस का दर्जा दिया गया किसके अंदर में, 102 मतलब 102वां जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था इसके अंदर में। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है 103 देख लेते हैं। इसमें क्या था, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या था जो कि 2019 में आया था। इसमें जो है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके बेसिस पे जो है कि अपर कास्ट को जो कि रिजर्वेशन दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा प्रेसिडेंट के बारे में कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज किससे होता है हमारा, बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और साथ ही साथ में इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट प्लस द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी दिल्ली एंड द पंडिचेरी। ये लोग जो है कि पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में, मतलब कि इलेक्शन में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट के, ये कौन कौन से लोग होते हैं, ये होते हैं हमारे बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, दोनों हाउस पार्लियामेंट के। साथ ही में क्या होता है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, जो भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबलीज होते हैं उसके मेंबर, साथ ही साथ में इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूटी दिल्ली एंड द पौंडीचेरी, मतलब कि जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है ना स्टेट्स वगैरह का, ये हमारे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं, हमारा क्या है एमएलए का वोट देख लेते हैं। वोट वैल्यू किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट मेंबर ऑफ ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय क्या होता है हमारा 100, ठीक है। इस तरीके से हम जो है कि एमएलए की वोट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि एक एमएलए की वोट वैल्यू कितनी है। साथ ही में जब एमपी की वोट वैल्यू की बात करते हैं तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज करते हैं हमारा, ये फार्मूला होता है, सॉरी मैंने थोड़ा मिक्स कर दिया, मैं फिर से थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे आपको कि जो एमएलए की वोट वैल्यू होती है क्या होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। और इसको डिवाइड करते हैं क्या, टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट, ठीक है। इससे इसको हम जो है कि डिवाइड कर देते हैं।
और उस टोटल को डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, ठीक है। ये हमारा वोट वैल्यू होता है एमएलए का। जब एमपी की वोट वैल्यू की बात करते हैं तो क्या होता है हमारा, मेंबर ऑफ द ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज डिवाइडेड बाय सम ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, हम जो है कि वोट वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं किसकी, एमपी की। साथ ही साथ में जो मिनिमम एज होता है प्रेसिडेंट के लिए क्या होता है हमारा, 35 ईयर होता है। रिजाइनेशन टू द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब उनको रिजाइन करना होगा अपने पोस्ट से तो किसको देंगे, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रिजाइनेशन सौंपते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि आइदर हाउस स्टार्ट प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, मतलब जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, ये इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है दोनों हाउस में से किसी हाउस में, ठीक है। यहाँ पे क्लियर मैंने लिखा है, आइदर हाउस स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, चार्जेस preferred by one house is investigated by the other house। मतलब कुछ टाइप के जो चार्जेस वगैरह हैं जो प्रेसिडेंट पे लगाता है एक हाउस, तो दूसरा हाउस के पास पावर क्या होता है कि वो उसको जो कि इन्वेस्टिगेट करेगा, ठीक है। और उसके बाद से इम्पीचमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ता है। नाउ नेक्स्ट और कुछ चीजों को देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, द रिजोल्यूशन, सॉरी, the resolution containing the proposal is moved after a 40-day notice in writing signed by not less than 1 by 4th of the total number of the members signed बाय हाउस। मतलब क्या होता है कि जो भी नोटिस वगैरह जाता है ना कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है किसी भी हाउस में, तो इसमें होता है क्या है कि आपको 40 डे का क्या होगा, प्रायर नोटिस देना पड़ता है प्रेसिडेंट को। और साथ ही साथ में नोटिस में क्या होगा हमारा, 1/4 मेंबर जो है कि जो भी हमारे हाउस के मेंबर है, जिस हाउस में जो कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, उनका जो कि साइन होना चाहिए। नाउ हम प्रेसिडेंट इन इंडिया देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे हमारे, 1950 से 1962 तक प्रेसिडेंट थे। सेकेंड वन क्या थे हमारे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो कि प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1962 से 1967 तक। एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करते हैं तो क्या हमारा श्री बीवी गिरी जो है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ ही साथ में जस्टिस एम डी हिदायतुल्ला, साथ ही साथ में श्री बी डी जट्टी जो है कि ये सभी के सभी क्या थे हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट रह चुके हैं। कुछ प्रेसिडेंट ऐसे थे जिनका जो है कि ऑफिस के टाइम में डेथ हो गया था। ये कौन से हमारे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, इनका डेथ हो गया था। इसके बाद से क्या हमारा श्री फखरुद्दीन अली अहमद जो है कि इनका भी जो है कि ऑफिस में मतलब प्रेसिडेंट के पोस्ट पर रहते हुए डेथ हुआ है। तो हमने क्या देखा कि इसमें जो हमारे प्रेसिडेंट वगैरह रहे हैं तो इसमें जो एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या है हमारे, ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन है हमारे, श्री वीवी गिरी, जस्टिस एम डी हिदायतुल्ला, श्री बी डी जट्टी। इसके बाद से क्या हमारा प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस की बात करते हैं तो क्या हमारा डॉक्टर जाकिर हुसैन, श्री फदरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद से नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारे क्या, इफ वायसराय अराइज, इफ वैकेंसी अराइज देन फिल इट विद इन द 6 month ऑफ द अकुरेंस। मतलब सपोज कीजिए किसी कारणवश जो क्या होता है प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो जाता है तो उसको पोस्ट को फिल करने की जो मिनिमम टाइम है क्या है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में 6 महीने के अंदर क्या है क्योंकि उस पोस्ट को फिल करना पड़ेगा इलेक्शन वगैरह कंडक्ट करके। जब सैलरी की बात करते हैं तो क्या हमारा मे भी हो सकता है चेंज हो गया हो, लेकिन एक ऊपर ऊपर ये जानिए कि 5 लाख सैलरी होता है प्रेसिडेंट का पर मंथ, वाइस प्रेसिडेंट का 4 लाख होता है, गवर्नर का 3.5 लाख होता है। मे भी हो सकता है सैलरी इसमें प्रेजेंट में जो कि बढ़ गया होगा। ओथ की बात करते हैं तो देख लेते हैं क्या हमारा प्रेसिडेंट किसको ओथ दिलाते हैं हमारे, ये दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को। कौन हमारा ओथ दिलाता है, प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं, ठीक है। सॉरी, फिर से मैं थोड़ा इनको क्लियर कर देता हूँ कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, इनको कौन ओथ दिलाता है हमारा, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे चीफ जस्टिस हैं, ये किसको, प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं। साथ ही साथ में वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन, प्रेसिडेंट, मतलब रिवर्सिबल होता है कि प्रेसिडेंट ओथ दिलाते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है इंडिया, वो ओथ दिलाते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। साथ ही साथ में प्राइम मिनिस्टर को जो ओथ कौन दिलाता है हमारा, प्रेसिडेंट दिलाते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा को किसी प्रकार का कोई ओथ नहीं दिलाया जाता है। और ये रिजाइनेशन किसको देते हैं हमारे, डिप्टी स्पीकर को जो है कि अपना रिजाइनेशन दे सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, इंडियन एम्बेसडर एंड अदर डिप्लोमेट्स किसके द्वारा अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। कौन कौन हमारे, जो भी हमारे इंडिया के एम्बेसडर होते हैं दूसरे कंट्री में, इनका अपॉइंटमेंट किसके थ्रू होता है हमारा, प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। वीटो पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज एब्सोल्यूट होता है, सस्पेंसिव होता है, और साथ ही साथ में पॉकेट। 3 तरीके के वीटो पावर होते हैं हमारे प्रेसिडेंट के पास। फर्स्ट वन क्या हमारा, एब्सोल्यूट है, सस्पेंसिव है और पॉकेट है।
नेक्स्ट वन देख लेते हैं हमारा क्या है, पैराडोनिक पावर की बात करते हैं तो क्या हमारा प्रेसिडेंट के पास क्या होता है, आर्टिकल 72 के अंदर में 72 के अंदर में पैराडोनिक पावर होता है। साथ ही साथ में जो गवर्नर की बात करते हैं पैराडोनिक पावर के, तो क्या हमारा आर्टिकल 161 के अंदर में ये पावर होता है गवर्नर के पास। नाउ वाइस प्रेसिडेंट को देख लेते हैं क्या होता है, इट टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेरिका, कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेरिका है ना इसके द्वारा जो है कि वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट को लिया गया है। इसमें क्या इनका भी सिलेक्शन क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पे होता है, और इनके इलेक्शन में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ओनली मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ठीक है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों लोग पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो है कि ओनली इलेक्टेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड नहीं, ठीक है। मिनिमम एज क्या होता है इनका भी 35 ईयर होता है। नॉट ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा, साथ ही साथ में क्या होते हैं, मेंबर के राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जब एज ए ये जो कि जब वाइस प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होते हैं, राज्यसभा के मेंबर नहीं होते हैं। जब एज ए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के रूप में बैठते हैं तो उस समय क्या होते हैं, वो राज्यसभा के मेंबर होते हैं। इसमें क्या होता है, नॉट पार्टिसिपेटेड इन वोटिंग इन हाउस बट एज द चेयरमैन ऑफ द हाउस राज्यसभा ही कैन कास्ट हिज डिसीजिव वोट, मतलब कि अगर सपोज कीजिए दो किसी बिल के ऊपर जो है कि दोनों में एक सदन में जो है कि ओपोजिशन और जो है कि सत्ता पक्ष में जो है कि वोटिंग हो रहा है, इस कंडीशन में कुछ इस तरीके से होता है कि जो दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो डिसीजिव वोट देने का पावर किसके पास होता है, हमारा चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा के पास होता है। नाउ नेक्स्ट वन कुछ और चीजों को देख लेते हैं इसमें वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में हम देख रहे थे यहाँ पे। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में क्या, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, कुछ और चीजों को देखते हैं क्या है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है कि 1952 से 62 तक थे हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट। नो इम्पीचमेंट रिक्वायर फॉर रिमूवल, इनके जो है कि रिमूवल के लिए किसी प्रकार का कोई इम्पीचमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ही रिमूव्ड बाय द रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा by a majority of its member and agreed to by the लोक सभा, मतलब कि अगर मेजोरिटी नंबर ऑफ मेंबर जो हमारे राज्यसभा के हैं एक रेजोल्यूशन को पास कर देते हैं और साथ ही साथ में जाके हमारा लोकसभा इस पे एग्री हो जाता है, तो इस कंडीशन में जो है कि वाइस प्रेसिडेंट को जो है कि उनके पोस्ट से हटाया जा सकता है। नाउ जो है कि नेक्स्ट वीडियो में जो है कि हम और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गया ना, इनको जो है कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। ये इस वीडियो का क्या था, फर्स्ट पार्ट था। और सेकंड वीडियो में क्या होगा हमारा, ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है कि पूरा का पूरा लूसेंट का जो भी रिवीजन है पॉलिटी का, ये कंप्लीट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।